प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में और आज हम देखेंगे हिंदी का एक अच्छा सा टॉपिक, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हमारे संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या उपबंध किए गए हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और संविधान में जो हमारी 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, आजकल 22 भाषाएं हैं, तो कौन सी भाषा कैसे जुड़ी, कब जुड़ी, इनके बारे में सभी चर्चा करेंगे। देखिए आज का टॉपिक हमारा होगा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि संविधान में हिंदी। तो संविधान में हिंदी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या उपबंध किए गए हैं, इसके बारे में आज सारी चर्चा हम करेंगे। तो देखते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब हमारा संविधान बना तो आरंभ में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और अनुसूची के अंदर संविधान में भाग होते हैं तो 22 भाग थे और उसके अंदर अनुच्छेद होते हैं, तो 395 आर्टिकल्स या अनुच्छेद थे हमारे पास। इसके बाद क्या हुआ, चलो मैं लिख देता हूँ आपका। जब आरंभ में संविधान बना था, तो मैं आरंभ की बात कर रहा हूँ, तो आप ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा अनुसूची की, तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, जिनको शेड्यूल्स कहा जाता है। और संविधान के पार्ट या भाग जो थे वो आपके 22 हुआ करते थे। और साथ ही साथ संविधान में जो आर्टिकल्स थे, आपके अनुच्छेद थे, उनकी संख्या आपकी 395 थी। अच्छा, इसके अनुच्छेद के नीचे आपके परंतुक होते हैं और उसके नीचे उपपरंतुक, जिसको क्लोज और सब क्लोज भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हालांकि हमारा पॉलिटी का मुद्दा है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे, जब आपको पॉलिटी के लेक्चर डाले जाएंगे तब सारा समझाया जाएगा। तो हुआ क्या, जो हमारी संविधान की अनुसूची है, इसमें आपका हिंदी का जिक्र आपका 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है सभी। तो ध्यान रखेंगे, आपसे एक बेसिक सवाल तो यही बन सकता है, संविधान की कौन सी शेड्यूल्स में हिंदी का जिक्र किया गया है, हिंदी के लिए प्रावधान है, तो 8वीं अनुसूची में कौन से भाग में है। हालांकि संविधान के 3 भागों में हिंदी का जिक्र है, लेकिन 2 भाग आपके गौण माने जाते हैं, खासकर से आपका एक 17वें भाग में है। लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, आपका 5वें भाग में भी है, 6ठे भाग में भी है और 17वें भाग में भी है। तो ये 3 भाग है जो कि आपके हिंदी से संबंधित हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान के कौन से भाग में हिंदी का वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखें केवल 17वां भाग इसका ही उत्तर होगा। क्यों होगा उसके बारे में चर्चा भी थोड़ी देर में कराई जाएगी। और कौन से अनुच्छेद हैं, तो ऐसे ही अनुच्छेद में आपके 3 प्रकार के अनुच्छेद आ सकते हैं। भाग 5 में आपका जो अनुच्छेद है वो आपका 120 हिंदी को दर्शाता है, भाषा को दर्शाता है। भाग 6 का अनुच्छेद 210 और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक। यहाँ भी यही है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेदों में हिंदी का वर्णन है, तो आप इसका आंसर 343 से 343 टू 351 ही लगाएंगे। वहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, आप वहाँ पर 120 या 210 को बिल्कुल भी कोट नहीं करेंगे। चलिए खैर, इसके बाद आपको ये तो समझ में आया कहाँ कहाँ पर आपका हिंदी का जिक्र है या हिंदी का वर्णन किया गया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका संविधान का 5वां भाग है, 5वें भाग के आप इनके टॉपिक भी याद रख सकते हैं। 5वें भाग का जो सब्जेक्ट है, 5वें भाग को आपका कहा जाता है संघ, जो कि संविधान का सबसे बड़ा भाग है। 6ठे भाग को टॉपिक कहलाता है, इसका आपका टॉपिक है आपका राज्य। और 17वें भाग को हम कहते हैं आपका राजभाषा। और इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, जो आपका भाग नंबर 5 है, ये भाग नंबर 5 आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। संविधान का सबसे बड़ा आपका अनुच्छेद आपका जो है ये भाग कहलाता है भाग 5। दूसरा, अगर मैं राज्य की बात करूँ, भाग 6 की बात करूँ, तो आर्टिकल 152 से 237 तक है, 237 तक। और राजभाषा की बात करोगे तो आर्टिकल 343 343 से 351 तक है। तो ये इस तरीके से जिक्र है हमारी हिंदी का। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी के कौन से अनुच्छेद में, चलिए देखते हैं। अब हम हिंदी के आपके अनुच्छेद का जिक्र करेंगे। हम 120 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 120 या आर्टिकल 120
में क्या कहा गया है। आर्टिकल 120, आर्टिकल 120 एक्चुअल में भाग 5 में आता है, ये आपको पता है, ठीक है, और जिसका आपका टॉपिक संघ है। अब 120 में आर्टिकल में कहा गया है कि आरंभ के 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज इंग्लिश, हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। तो इसमें आपका ये बात कही गई है कि आरंभ के 15 वर्षों में सरकारी कामकाज अब सरकारी कामकाज आपका कौन सी लैंग्वेज में होगा, उसके लिए 2 लैंग्वेज आपकी दे दी, हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। ये आपका आर्टिकल 120 है। हालांकि इतना नहीं है, इसके आगे इसका और भी विस्तार है। इसमें आगे ये कहा गया है कि आरंभ के 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। प्राथमिकता हिंदी को है, परंतु यदि संसद चाहे तो एक नियम बनाकर इंग्लिश का भी प्रयोग कर सकती है। और 15 वर्षों के बाद इसमें से आपका या अथवा अंग्रेजी शब्द स्वतः समाप्त हो जाएगा, परंतु यदि संसद चाहती है तो एक नियम बनाकर, एक रूल पास करके क्या है वो आपका हिंदी अथवा अंग्रेजी शब्द को लगातार जारी रख सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ फिलहाल वर्तमान में सिस्टम चल रहा है। तो ये आपका आर्टिकल 120 था। अब इसी के तहत आपका आर्टिकल है 210, आर्टिकल 210, इसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 210 ये बिल्कुल इसी की तर्ज पर आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 210। आर्टिकल 210 में क्या है, अनुच्छेद 210 में आपका कहा गया है कि सेम आपका आर्टिकल है कि आरंभ के 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, पहली बात तो ये बात की गई है पूरे भारत के लिए, ये बात आपकी पूरे भारत के लिए, पूरे राज्य के लिए की गई है, आपकी संसद की आपकी बात है। अच्छा, इसमें भी आपका यही कहा गया है कि आरंभ के 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। बिल्कुल सेम है, कुछ खासा डिफरेंस इसमें है नहीं, हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा। तो फिर डिफरेंस क्या है, इसमें 2 डिफरेंस हैं, उनके बारे में, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो ये बात कही गई है सभी राज्यों के लिए या सभी प्रांतों के लिए, प्रांत का मतलब आपका स्टेट से है, तो सभी राज्यों के लिए बात कही गई है। दूसरी बात क्या है, इसमें भी आपका यही कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद अथवा अंग्रेजी शब्द समाप्त हो जाएगा यदि कोई किसी भी राज्य का विधानमंडल चाहता है तो वो एक नियम पारित करके अथवा अंग्रेजी शब्द को लगातार जारी रख सकता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करना चाहें तो अब इसमें आपका क्या है, तो आर्टिकल जो 210 है इसमें आरंभ के 15 वर्षों की तो बात है। आरंभ के 15 वर्ष का मतलब है संविधान लागू होने से आगे के 15 वर्ष, मतलब 1950 से 1965 तक की आपकी बात हुई। लेकिन इसमें कुछ निर्बंधन लगा दिए गए। इसमें कहा गया, अगर मैं लिखना चाहूँ नोट करके, कि आपका अगर जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के लिए ये नियम 25 वर्षों तक लागू होगा। जो आपका 15 वर्षों तक की बात है, इन 4 राज्यों में आपका 25 वर्षों तक लागू होगा। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, इन 3 राज्यों के लिए यही नियम आपका 40 वर्षों तक आपका लागू होगा। ये ध्यान रखेंगे, 40 वर्ष तक। तो इसमें एक आपका ये भी फेरबदल किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ आर्टिकल 210 में एक मुद्दा और है। आर्टिकल 210 में कहा गया है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल अगर चाहे तो उसमें वही भाषा का प्रयोग होगा जो भाषा विधानसभा तय करेगी, ना कि विधान परिषद तय करेगी। तो भाषा बदलने का अधिकार यहाँ पर विधानसभा को दे दिया गया है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करेंगे आर्टिकल 343 की। तो ये तो 2 आर्टिकल हमारे हो गए जो कि आपके भाषा से संबंधित हैं, कि सरकारी कामकाज से संबंधित हैं। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी के जो मुख्य अनुच्छेद हैं, मुख्य आर्टिकल्स हैं, उनमें आपका क्या क्या कहा गया है।
आर्टिकल 343। अब देखते हैं आर्टिकल 343 में आपका क्या कहा जा रहा है। आर्टिकल 343 इसमें आपका कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि स्क्रिप्ट। लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा को लिखने का तरीका, वह लिपि देवनागरी होगी। जबकि अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्वीकार किया जाएगा। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये भी, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार किया जाएगा। अब देखिएगा इसमें आपका एक्चुअल में कहा क्या गया है। पहली बात, हिंदी क्या है आपकी, आपका आर्टिकल 343 क्या है कि संघ का मतलब है यहाँ से भारत से। एक्चुअल में आर्टिकल 1 आप जो आर्टिकल 1 है आपका वो यही कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। मतलब आर्टिकल 1 के हिसाब से भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ का मतलब भारत की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा क्या होती है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे 1 मिनट में। और लिपि स्क्रिप्ट वो देवनागरी होगी, जबकि अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है अंतरराष्ट्रीय का, तो देखिए अगर आप बात करेंगे हिंदी में, अगर आपके अंक 0, 1, 2, 3 जो होते हैं ना, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, है ना। और इसके अलावा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके इस तरीके से अंक होते हैं। ये आपके हिंदी के अंक हैं, ये आपके इंग्लिश के अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। तो अंक आपके ये वाले स्वीकार नहीं किए गए, हिंदी वाले आपके अंतर्राष्ट्रीय ही स्वीकार किए गए हैं। तो ये आपका आर्टिकल 343 में कहा गया है। अच्छा, इस 343 के में और क्या कहा गया है, 343 के अनुसार ही हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसी के तहत आपका हुआ क्या कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला, एक 2 हमारे सदस्य हुआ करते थे मुंशी आयंगर। अब इनके बारे में ज़रा चर्चा बता देते हैं, इन महापुरुषों के बारे में। मुंशी आयंगर फॉर्मूला है क्या? एक्चुअल में जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात चल रही थी, शुरुआत में राष्ट्रभाषा बनाने की बात थी, तो उस समय संविधान सभा के 2 सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और जी.एस. आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। इन दोनों के सुझावों से एक फॉर्मूला पेश किया गया जिसको मुंशी आयंगर फॉर्मूला कहा जाता है। इन्होंने फॉर्मूले को पेश किया और उसके बाद ये फॉर्मूला आपका पारित हुआ। और इन्हीं फॉर्मूले की वजह से और इन्हीं के जो है नियमों की वजह से हिंदी को हमारी राजभाषा स्वीकार किया गया। तो ध्यान रखेंगे, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के द्वारा 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को में हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया और राजभाषा स्वीकार किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है हमारा, ना कि राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस होता है ये जरा देख लेते हैं। देखेंगे अब राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं 2-3 दिवस और बता देता हूँ। और आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपसे एग्जाम में आता है कि बड़ा एग्जाम में सवाल आता है कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो आपको पता लग गया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे बात आएगी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के बाद। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 21 फरवरी में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
ठीक, तो ये आपका 21 फरवरी में मनाया जाता है। तो आप ये 3 दिवस भी याद रख सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी आर्टिकल 343 की। अब आप एक कन्फ्यूज़न और अपने दिमाग में जरा उसको क्लियर करेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस है। हिंदी हमारी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, या कि दोनों है, या फिर कोई नहीं है, देखेंगे इस बारे में, देखते हैं। तो 2 शब्द आपके सामने लिखे जा रहे हैं। एक आपका होगा राजभाषा, इसको इंग्लिश में आप कहोगे ऑफिशियल लैंग्वेज, और दूसरा आपका शब्द होगा राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। ऐसे एक शब्द आपका होता है मातृभाषा, मदर टंग या मदर लैंग्वेज। इसके अलावा एक शब्द आपका होता है राज्य भाषा। इस राज्य भाषा को प्रांतीय भाषा भी कहा जाता है। एक्चुअल में राज, यहाँ पर राज का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ पर राज का मतलब है शासन से। तो राजभाषा का आपका मतलब है प्रशासनिक भाषा। तो राजभाषा का मतलब है वह भाषा जिस भाषा में किसी भी देश का सरकारी कामकाज होता हो, वो उस देश की राजभाषा कहलाती है। साथ ही साथ उस देश का संविधान उसे राजभाषा स्वीकार भी करे। तो इस हिंदी के साथ दोनों बातें हैं, हमारा सरकारी कामकाज इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 343 हमारी हिंदी को राजभाषा स्वीकार करता है। जबकि राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है किसी भी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, और साथ ही साथ उस देश का संविधान उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी देता हो। दूसरी अगली बात, मातृभाषा क्या होती है? वो भाषा जिसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है, अपने जीवन की शुरुआत करता है, वो उसकी मातृभाषा हो जाती है। कुछ बच्चों की हिंदी होती है, कुछ की इंग्लिश होती है, कुछ की संस्कृत भी हो सकती है। तो अच्छा, इस मातृभाषा पर हमारी बोली का प्रभाव भी पड़ जाता है। इसका बिल्कुल अच्छा सा उदाहरण आप यूँ समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अयोध्या में हो रहा है, हालांकि है तो हिंदी भाषी प्रदेश, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो उसकी जो मातृभाषा वो हिंदी तो होगी, हिंदी पर अवधी भाषा का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हिंदी की एक बोली है। और राज्य भाषा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्य भाषा होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी वजह से ध्यान रखेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा तो है, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि हम अपनी भावनाओं के उद्देश्य से कह सकते हैं कि हम हिंदी भाषी देश के जो है निवासी हैं, नागरिक हैं, परंतु फिर भी आधिकारिक तौर पर, प्रोफेशनल तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में सवाल आता है। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 344 की कि आर्टिकल 344 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 आर्टिकल 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। और राजभाषा आयोग का गठन करेंगे मतलब राजभाषा की उन्नति के लिए कोई ना कोई एक आयोग बनाएंगे राष्ट्रपति, और प्रत्येक 5 वर्ष बाद बनाया करेंगे। तो इसी वजह से संविधान लागू चूँकि 1950 में हुआ था, तो 1955 में कोई ना कोई सा राजभाषा आयोग बनना चाहिए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 1955 में आपका बना था, उसका नाम ही रखा गया था राजभाषा आयोग। इसको पहला राजभाषा आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 7 जून 1955 में हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष बीजी खरे हुआ करते थे, जिनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खरे। कई जगह खैर भी लिखा होता है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो बीजी खरे हुआ करते थे। इसमें आपके 20 सदस्य थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का पहला राजभाषा आयोग था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति ने एक राष्ट्रपति आदेश भी पारित किया था, उसका नाम ही था राष्ट्रपति आदेश। ये भी 1955 में ही पारित हुआ था, 1955। अच्छा, जो राजभाषा आयोग था, इसका 4 साल बाद 1959 में इसमें संशोधन भी किया गया था। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें 1959 में एक अमेंडमेंट किया गया था। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, इसके अलावा 1955 हो गया। हाँ, आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी 1960 में।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय बनाया गया, जिसका कामकाज हिंदी का मानकीकरण करना है। 1960, 1 मार्च 1960 में बनाया था। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, जो कि आपका 1963 में 1963 में पारित हुआ था, और 1967 में उसमें आपका ये भी ध्यान रख सकते हैं कि आपका 1968 में आपका राजभाषा का संकल्प भी पारित हुआ था। तो ये चीज़ें थी जो कि आर्टिकल 344 से संबंधित थी। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल 345 की। देखते हैं आर्टिकल 345 में आपका क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 345 आपका राज्यों के विधानमंडल से संबंधित है। 345 तो आर्टिकल 345 में आपका ये कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल यदि चाहे तो वो एक से अधिक भाषाओं में भी अपना सरकारी कामकाज कर सकता है। किसी राज्य का विधानमंडल एक से अधिक भाषाओं में भाषाओं को राजभाषा बना सकता है या राजभाषा स्वीकार कर सकता है। अब इसके तहत क्या किया गया, इसी के तहत आर्टिकल 345 के तहत हमारी पहली जो राजभाषा थी वो यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी हिंदी हुआ करती थी 1947 में, जिसको स्वीकार किया गया था। और इसके तहत हमारी जो दूसरी राजभाषा है उर्दू 1989 में इसको तय कर लिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 346 के बारे में अगर मैं बात करूँ, 346 आर्टिकल क्या कहता है, ये आपका पत्राचार से संबंधित है। तो इसमें आपका कहा गया है कि राज्य या राज्य और संघ का मतलब भारत से है, राज्य का मतलब स्टेट से है आपका, के मध्य पत्राचार हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही होगा। यहाँ पर तीसरी भाषा की कोई भी अनुमति नहीं दी गई, हिंदी या अंग्रेजी में ही होगा। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 346 आपका पत्राचार की बात करता है कि आपका जो है दो राज्यों के बीच या राज्य से संघ के बीच का जो पत्राचार है वो केवल और केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही होगा। हालांकि इसमें एक छूट ये भी दी गई है कि अगर कोई राज्य हिंदी भाषी हैं, दो राज्य जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, तो दोनों हिंदी भाषी में आते हैं, तो ये आपका ये इंग्लिश का लोप कर सकते हैं, एलिमिनेट इंग्लिश को कर सकते हैं, तो ये केवल हिंदी में कर सकते हैं। परंतु अगर आपका जो है सेंटर से आपका या केंद्र से पत्राचार होगा किसी भी प्रदेश की सरकार का, तो उसके लिए दोनों लैंग्वेजेस आपकी ज़रूरी हैं, हिंदी भी ज़रूरी है और साथ में उसकी इंग्लिश भी ज़रूरी है। खैर आगे बात करेंगे आर्टिकल 347 की। 347 में आपका जनता के लिए प्रावधान है। 347 में आपका ये कहा गया है किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या, किसी भी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या किसी भी भाषा को राजभाषा बना सकती है, किसी भी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रतिवेदन कर सकती है, या आवेदन शब्द यहाँ पर आपका ज़्यादा सही रहेगा, आवेदन कर सकती है। परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। यदि राष्ट्रपति निरस्त कर देगा इन लोगों के प्रपोजल को, प्रस्ताव को, तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आर्टिकल 348 की, मोस्ट आर्टिकल है। इसमें आपका कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स,
जिनको HC या हाई कोर्ट कहा जाता है, में कामकाज केवल अंग्रेजी में होगा, में कामकाज अंग्रेजी में होगा। जबकि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रावधान है, रीजनल लैंग्वेज का भी प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी पर्टिकुलर राज्य का राज्यपाल चाहे तो वो अपने हाई कोर्ट का जो है कामकाज है वो अंग्रेजी के साथ साथ उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में भी करा सकता है, तो कोई आपत्ति वाली बात इसमें है नहीं। खैर आगे बात करेंगे आर्टिकल 349 पर। 349 में आपका कहा गया है कि राजभाषा में जो भी संशोधन होगा, 349 राजभाषा में कोई भी संशोधन में सभी संशोधन लिख सकते हैं आप, सभी अमेंडमेंट्स राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही होंगे। पूर्वानुमति से होंगे। राष्ट्रपति की प्री कंसर्न आवश्यक है आपकी, अगर आपको राजभाषा में कोई भी संशोधन करना है तो चाहे हिंदी में करें चाहे आप इंग्लिश में करें। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा आर्टिकल 350 की। अब 350 में आपका क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। तो इसमें आपका कहा गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। ये जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की होगी कि उसकी भाषा को ट्रांसलेट करे। ठीक, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका इसका एक आर्टिकल है 350A जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में इसको काउंट किया जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जहाँ तक भी संभव होगा प्रत्येक राज्य 0 से 14 वर्ष के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें आपका कहा गया है कि बालकों को मातृभाषा में शिक्षण दिया जाएगा, उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आपका मुख्य अनुच्छेद है आपका जो है 350A। इसके अलावा 351 की अगर आप बात करना चाहें हम तो 351 में आपका कहा गया है 351 कि हिंदी का प्रचार प्रसार केंद्र सरकार करती है। हिंदी का प्रचार प्रसार केंद्र सरकार के जिम्मे है, केंद्र की जिम्मेदारी है। इसमें राज्य कुछ नहीं करेंगे, हालांकि राज्य अपनी नैतिकता के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन निर्बंधन आपके कुछ भी नहीं है। तो ये आपके हिंदी से संबंधित अनुच्छेद थे। अब हम बात करेंगे आगे की हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। खैर आगे देखते हैं। अब मैं अगर बात करना चाहूँ तो हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में भाषाएं, देखते हैं कितनी भाषाएं थी। तो ध्यान रखेंगे आरंभ में तो आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या आपकी 22 हो गई है। अब कौन सी 14 भाषाएं थी इनके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो मैं आरंभ की भाषाएं आपकी लिख देता हूं। तो इसमें आपकी भाषा थी असमिया, बंगला, उर्दू, संस्कृत, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कोंकणी, इसके अलावा पंजाबी, तमिल, तेलुगु,
कश्मीरी, इसके अलावा आपके कश्मीरी के अलावा हम बात करना चाहेंगे मराठी, गुजराती, उड़िया और हिंदी। ये शायद 14 भाषाएं आपकी हो चुकी होंगी, उड़िया और हिंदी। तो गिन लेते हैं एक बार, 2 4 6 8 10 12 13। अच्छा एक रह गई, 2 4 6 8 10 12 13। अच्छा एक इसमें आपकी भाषा रह गई, मराठी तो हो गई। इसमें एक आपकी भाषा बची हुई है, अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, मलयालम। तो ये आपकी 14 भाषाएं हैं जिन जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनका जिक्र किया गया था आरंभ में, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ करके 22 हो गई है। अब देखो 8 भाषाएं कैसे बढ़ी हैं, तो चलो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संविधान में 21वां संविधान संशोधन हुआ हिंदी में भाषा जोड़ने के लिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 1967 में, और इसमें एक भाषा जोड़ी गई जिस भाषा का आपका नाम था सिंधी। तो ध्यान रखेंगे, तो सिंधी को 1967 में जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा दूसरा संविधान संशोधन हिंदी में आपका किया गया, संविधान में किया गया हिंदी से संबंधित 71वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में किया गया था, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। 3 भाषाएं जोड़ी गई। इनका कोड भी आपका है नमक, है ना, ध्यान रख सकते हो, न, मैं और के। इसके अलावा आपका एक किया गया संविधान संशोधन, इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 92वां संविधान संशोधन 2003 में आपका हुआ था, ये 2003 में। इसमें एक भाषा जोड़ी थी, इसमें 3 भाषा जोड़ी थी, तो इसमें 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई हैं। इसमें आपकी है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये आपके संविधान में भाषाएं हैं। इस तरीके से हमारी 22 की 22 भाषाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। कौन सी कब जोड़ी, कैसे जुड़ी, इसके बारे में आपको सब पता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इनके अलावा इंग्लिश जो है वो संविधान में सहायक भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। संविधान में उसको दर्जा भी नहीं दिया गया एक तरीके से अगर कहा जाए तो इंग्लिश हमारी सहायक भाषा के रूप में काम करती है, हेल्पिंग लैंग्वेज के रूप में काम करती है। चलिए खैर, बस आज की वीडियो में आपका इतना ही। इसके अलावा कुछ एक अगला अच्छा सा टॉपिक लेकर के शुरू होंगे अगली क्लास में। हम देखते हैं बायो का कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर के जो है जल्दी उपस्थित होते हैं, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें लगातार। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।